Hello, dear Indians. Vande Mataram. What's so special about India's freedom struggle from Britishers? Well, the one point that can be easily carved out is non-violent freedom struggle. The first tool that comes in our mind is Satyagraha, and the unique style of Satyagraha, that is Agraha, wo bhi Satya ka, in the name of non-violence, can only be taken to the credits of the father of the nation, the Bapu of India, the man on the notes, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi. उनकी लाइफ की स्टोरी में से हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने के लिए आप सबके सामने ये वीडियो शुरू किया है टू नो व्हाट वाज द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह का सबसे पहला ओरिजिनेशन कब हुआ, ये आइडिया कब आया उनके दिमाग में, एंड ऑल द रेस्ट. तो इंडिया का सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था चंपारण सत्याग्रह, and this Champaran is the whole setup behind this story. This is actually a district, or you can say a region in Bihar, and when we will go to Bihar we should also start from the journey where it started from. We'll take everything bit by bit. Theme title discuss करूंगा मैं आपके साथ मैं characters की क्विक स्टोरी, अगर characters भी आप ढंग से जान जाते हो तो 5 मिनट्स में पूरा चैप्टर आप समराइज कर सकते हो. एंड फॉर अ डिटेल स्टोरी of more than 10 to 15 minutes will be discussed in the points that I have shown, and these points are direct questions from this chapter, nothing more than that. चैप्टर में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये पॉइंट समझ जाओ, you will be done. So my name is Himanshu Parihar and let's begin. Champaran Satyagraha, the first Satyagraha of a non-violent movement of India led by Mr. Mohandas Karamchand Gandhi. की स्टोरी का थीम क्या है? The theme is it is the first Satyagraha movement of India. That's it. Title क्या है? Title is indigo. अब indigo is actually the name of that crop on which the whole incident is based. So it was a sharecropping agreement between the peasant farmers and the landowners of British colonial rule, जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश को एक रैंड सबमिट होता था. उस रैंड को सबमिट करने के लिए इंस्टेड ऑफ कैश दे यूज्ड टू गिव इंडिगो क्रॉप्स एज अ शेयर, एंड उसी का सबसे बड़ा मुद्दा है. मैं आपके साथ में पूरा इश्यू ऑफ शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट डिस्कस करूंगा, पर अभी शॉर्ट में समझो कि 15% ऑफ द लैंड को इंडिगो क्रॉपिंग से ही बनाना है, चाहे आप और भी कुछ करना चाहो, पर 15% तो रिजर्व्ड है इंडिगो क्रॉपिंग के लिए. रीजन, ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिशर्स actually wanted indigo to get exported to the Britain, to the UK, United Kingdom, and get processed over there. इससे कलर बनता है, मल्टीपर्पज क्रॉप है, पर मोस्ट द बिगेस्ट रीजन है इससे कलर बनता है और वो वर्ल्ड वाइड सेल होता है. तो इससे उनका कमर्शियल पर्पस था, तो उस कमर्शियल पर्पस को कमर्शियल फार्मिंग में उतार दिया फोर्सफुली. सो दे वर फोर्सफुली टेकन फॉर दिस इंडिगो क्रॉप शेयरिंग, और इसको 15% ऑफ द लैंड को जब इंडिगो से आप उगाते हो तो पूरा हार्वेस्ट उनको देना होता था एज बार्टर सिस्टम, काइंड ऑफ रेंट फॉर द लैंड. हफ्ता वसूली कह सकते हो ब्रिटिश के गुंडा राज में. तो उस हफ्ता वसूली में 15% लैंड का हम लोगों को एक रेंट चुकाना है एक तरह से, तो इंस्टेड ऑफ कैश वो इंडिगो दे देते थे. दिस वाज द सिस्टम. और उसी का इशू बना है बाद में, जब उन लोगों को पता लगा एक सिंथेटिक इंडिगो आ गया है यूके के अंदर. सो नो मोर इंडिगो नीडेड, एंड विदाउट लेटिंग द पीजेंट फार्मर्स नो, उनको शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट से फ्री करने के लिए अच्छा खासा चार्ज ले लिया इन लैंड ओनर्स ने, इन फ्यूडल सिस्टम वाले जमींदार्स ने. बस वो चार्ज लिया और पीजेंट्स को जैसे ही पता लगा, ओ माय गॉड, इंडिगो इज नो मोर टू बी सोल्ड, ये तो हमको पागल बनाया गया क्योंकि इंडिगो इनको वैसे भी नहीं चाहिए थी, और हमसे चार्ज और एक्स्ट्रा ले लिया. वो चार्ज रिफंड मांगा गया और रिफंड डिनाई हो गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन लैंड ओनर्स की तरफ से, उन जमींदार्स की तरफ से जो कि चमचे थे ब्रिटिशर्स के. बस यहीं से वो इशू शुरू होता है, जो हमारे राजकुमार शुक्ला इज वन ऑफ द मोस्ट रिजोल्यूट, डेडिकेटेड पीजेंट फार्मर, वन ऑफ द पीजेंट फार्मर्स फ्रॉम चंपारण. ये पहुंच जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के पास, उनको चेस करते हैं, फाइनली ब्रिंग हिम बैक टू द विलेज ऑफ चंपारण, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, टू रिजॉल्व द इशू. अब वो रिजॉल्व कैसे करते हैं उस इशू को, यही हमको पढ़ना है, राइट? तो टाइटल क्लियर हुआ, इंडिगो इज द क्रॉप, जिसके पीछे पूरा मुद्दा बना हुआ है. थीम इज सत्याग्रह मूवमेंट का सबसे पहला इंसिडेंट. और यस, कैरेक्टर्स पे अगर हम बात करें तो 5 मिनट्स में पूरी स्टोरी क्विकली रिवाइज हो सकती है. तो विल स्टार्ट विथ ऑथर. हमारे यहाँ पे जो है, जो लुइस फिशर हैं, वो इस पूरी मूवी में स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं. मैंने कैरेक्टर्स में क्यों लिखा उनको, मोस्टली ऑथर तो चुपचाप पड़े रहते हैं कॉर्नर में मेमोरी टेस्ट वाले क्वेश्चंस के लिए, राइट? नो, इसका इंग्लिश टेस्टिंग इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि कैरेक्टर्स में ऑथर सबसे पहले हमारे यहाँ पर लुइस फिशर एक एक 1942 के अंदर, 1942 व्हेन इंडिया इज ऑन अ हॉटबेड ऑफ फ्रीडम फाइटिंग, उस समय प्रवेश करते हैं. ही इज अ फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट हु इज नाउ एन इंटरनेशनल फेम. जब वो गांधी जी का इंटरव्यू करने आते हैं और 1 वीक तक उनसे रुकने की परमिशन मांगते हैं. ही गेट्स द परमिशन 1942 में, और गांधी जी उनको बिठाकर उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स भी हैं, ह्यूमरस इंसिडेंट्स हैं कि वो साथ में खाना खाने बैठते, क्योंकि गांधी जी कहते हैं अब आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे जैसा खाना भी खाएंगे. ऑब्वियसली चटनी रोटी खाते थे. लुइस फिशर भी बैठे बैठे बहुत तेजी सूसा करने लगे. भयंकर चटनी थी. तो गांधी जी ने बोला कस्तूरबा इसको पसंद बहुत आ रही है चटनी, थोड़ी और ले आओ. तो दिस वाज अ ह्यूमरस इंसिडेंट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स विद दीज नेशनल लीडर्स. और लुइस फिशर उनसे 1942 में क्या डिस्कस करने आए हैं कि आपने ये सब की शुरुआत कैसे करी, यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ बैड मॉन्क, आप ऐसे कपड़े पहनकर छलावा करते हो लोगों के साथ. काफी सारे इंसिडेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए. तो गांधी जी ने उनको शांति से बिठाकर अपना एक किस्सा सुनाया, जो कि चंपारण सत्याग्रह का है. फ्रॉम 1916 दिसंबर से ये स्टोरी शुरू होती है. प्लीज माइंड माई वर्ड्स, 1916 दिसंबर से ये स्टोरी शुरू होती है. तो चलो हम लोग ऑथर के बारे में जान चुके हैं, लुइस फिशर. एंड लुइस फिशर आए थे 1942 में इनके पास. लेकिन गांधी जी अपनी स्टोरी शुरू करते हैं राजकुमार शुक्ला से, जो उनसे मिलने आए थे 1916 दिसंबर में. और कहां मिलने आए थे? लखनऊ कन्वेंशन में. लखनऊ यूपी के अंदर आता है. लखनऊ कन्वेंशन में इनसे मिलने आते हैं. कन्वेंशन किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी महात्मा गांधी ने व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चल रहे थे वहां पे. तो साउथ अफ्रीका से वापस आकर यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इसके फ्रीडम फाइटर बन गए थे. एंड ही वाज हिमसेल्फ अ लॉयर. डोंट फॉरगेट, most of the people who were in our freedom fighters were lawyers. If you want to become a lawyer, CLAT is a good exam that you can try at 12. These don't forget. तो हुआ ये कि राजकुमार शुक्ला 1916 दिसंबर में उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में पहुंच गए, बस इस जिद के साथ कि इनको लेकर ही जाना है. तो यहां से राजकुमार शुक्ला की एंट्री होती है. और ऑथर के बारे में समझ में आ गया होगा कि लुइस फिशर 1942 में उनसे एक इंटरव्यू के अंदर सुन रहे हैं वो कहानी जो उनको इंस्पायर करी है फॉर एंटायर सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ मूवमेंट्स. तो बस लुइस फिशर फ्लैशबैक में उनको सुन रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं फ्लैशबैक के फर्स्ट पार्ट पे. राजकुमार शुक्ला इनसे मिलते हैं लखनऊ कन्वेंशन में. लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मुझे अभी कानपुर जाना है. कानपुर की स्पेलिंग आपकी चैप्टर में लिखी हुई है CAWNPUR, कानपुर. रीजन, पुराना नाम है उसका. कानपुर जैसे मद्रास व चेन्नई, जैसे कोलकाता का पुराना नाम कैलकटा, ये सब पुराने नाम है. तो कानपुर से होते हुए मुझे कुछ काम है और उसके बाद मैं सीधा कोलकाता में आपसे मिल सकता हूं. यू कैन मीट मी डायरेक्टली देयर एज वेल. अगर वहां पे टाइम मिला तो हम बात करते हैं आगे. तो राजकुमार शुक्ला वॉज वेरी रिजोल्यूट. आई टोल्ड यू ही वॉज वेरी डिटरमाइंड. तो उन्होंने उनको मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हमारे चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट हैं, उनको फॉलो किया है फॉर द एंटायर मीटिंग्स. और कोलकाता मीटिंग्स में भी वो उनसे पहले वहां पहुंचकर उनके लिए वेट कर रहे थे. तो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, गांधी जी आस्क्ड हिम, इम्प्रेस्ड विद हिज डेडिकेशन एंड रिजोल्यूशन टुवर्ड्स हिज वर्क, आस्क्ड हिम, बताइए क्या मैटर है और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं. तो ही टोल्ड हिम टू प्लीज कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट. एंड दिस इज द होल इंसिडेंट जो मैंने आपको शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट का शॉर्ट में समझाया, वो उन्होंने उनको एज इट इज डिस्कस किया, उनको कन्फर किया. एंड नाउ गांधी जी इज रेडी टू हेल्प हिम, नॉट डायरेक्टली टू चंपारण, पर उससे पहले ये लोग जाते हैं कहीं और. तो वो कहीं और कहाँ जाते हैं वो जर्नी में मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा. पर शॉर्ट में अगर तुमको समझना है तो इतना सा याद रखना कि इशू ऑफ शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट मैंने समझाया आपको. टर्नी टू मोतीहरी मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर इसको शॉर्ट में कैसे समझना है कि सबसे पहले पुलिस, क्या बोला मैंने? पुलिस, एक मिनट. तो बेसिकली लोकल पुलिस है. लोकल पुलिस, लोकल पुलिस में अगर कोई सिटी है तो सिटी है मोतीहरी. याद रहेगा, लोकल पुलिस में सिटी कौन है? मोतीहरी. अगर आपसे ये याद रह जाए तो काफी बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाता है. लोकल पुलिस में सिटी मोतीहरी, ये हमारी जर्नी टू मोतीहरी है. याद रखना पड़ेगा कि मोतीहरी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण. चंपारण उस समय काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था. उसका सेंट्रल मोस्ट एरिया, जो मोस्ट
बिजिएस्ट एरिया बोला जाता है कैपिटल के नाम पे, वो था मोतीहारी। तो उनकी मोतीहारी तक की जो जर्नी है वो जर्नी है कि लोकल पुलिस में सिटी तो सिटी मोतीहारी, याद रहेगा, कम ऑन, लोकल पुलिस में सिटी मोतीहारी, ये याद रखना, आपकी पूरी जर्नी इसमें रिजॉल्व हो जाती है। तो राजकुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं लखनऊ कन्वेंशन में, उनसे फिर से कोलकाता में मिलते हैं ताकि वहां से उनको साथ में ले सके, और जब वो यस बोल देते हैं, नाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम लखनऊ टू कैलकाटा एंड कैलकाटा टू पटना। अब पटना में एक इंसिडेंट होता है इनके साथ ना, पटना का इंसिडेंट आपको याद रखना है क्योंकि वहीं पर राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाते हैं लोग, जो कि कहां पर पड़ता है, पटना में। मैं कैरेक्टर्स के साथ पूरी स्टोरी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो एम के गांधी राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ, और राजकुमार शुक्ला पहले भी वहां पे बहुत बार भटक चुके हैं एज अ पुअर फार्मर जिसकी कोई नहीं सुनता। तो ही वॉज काइंड ऑफ अ इरिटेंट एंड ट्रबल मेकर फॉर द वर्कर्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद होम। तो वो उसको पहचान गए और बोले कि ये एक और जिस पीजेंट फार्मर के साथ तुम आए हो, मतलब गांधी जी भी खड़े उनके साथ, बोले कि एक और फार्मर के साथ जो तुम आए हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, जस्ट गेट लॉस्ट बिकॉज राजेंद्र प्रसाद इज नॉट एट हिज होम। उन लोगों ने वेल से पानी पीने की कोशिश करी तो उनको अनटचेबल्स बोलकर दे ऑल्सो शिश्ड देम अवे, उनको बाहर कर दिया। दे वर नॉट ट्रीटेड द वे दे शुड बी ट्रीटेड एटलीस्ट एज अ ह्यूमंस। तो उनको अनटचेबल्स वाला फीलिंग फिर से दिया, और गांधी जी इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे, पर उसमें कुछ नहीं बोल पाए। दे वर ट्रीटिंग गांधी जी ऑल्सो लाइक अ peasant farmer who is another irritant along with Rajkumar Shukla. That's how they carried their way away from that. And वहां पर प्रोफेसर मलकानी और जेबी कृपलानी का नाम आता है। नाउ कैरेक्टर नंबर 5 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेसर मलकानी और जेबी कृपलानी टीचर्स हैं। उस समय के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आपने 1% भी कंट्रीब्यूशन किया है तो बहुत मैटर करता है। तो इन्होंने इतने बड़े रिस्क के साथ, ब्रिटिशर्स ने मना कर रखा था कि होम रूल एडवोकेट्स के लिए आप लोग किसी को रेफ्यूज नहीं करेंगे, किसी को शेल्टर नहीं देंगे, पर इन्होंने शेल्टर दी। और 2 दिन प्रोफेसर मलकानी ने 2 दिन अपने घर में महात्मा गांधी को रखा, है ना। और ऑब्वियसली राजकुमार शुक्ला उसके आसपास वाले गांव में ही थे, उनका मेंशन नहीं है, लेकिन गांधी जी वहीं पे थे। इनका वेलकम भी हुआ था बच्चों के साथ, टीचर्स थे तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के साथ वेलकम किया था ऑन द रेलवे स्टेशन एज वेल महात्मा गांधी का। तो प्रोफेसर मलकानी और जेबी कृपलानी, 2 नाम याद रखना, दे बोथ वेलकम गांधी जी एंड होस्टेड हिम फॉर 2 days इन मुजफ्फरपुर, है ना। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि लोकल पुलिस में लखनऊ से कलकत्ता और कलकत्ता से पटना तो आप पहुंच गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले, इसलिए अब आप गए हैं 2 दिन के स्टे के लिए नियर चंपारण डिस्ट्रिक्ट, नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 2 दिन का स्टे लेने के बाद बहुत सारे पीजेंट फार्मर्स को पता लग गया है कि कोई महात्मा गांधी आए हुए हैं दूर से उनके हेल्प के लिए, तो वहां पर आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं मुजफ्फरपुर में उनके स्टे पे, और उनको उनकी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इंसिडेंट वेयर होल पीपल आर कलेक्टिंग टुवर्ड्स वन होम इन मुजफ्फरपुर टेक्स गांधी जी टू कम इनटू एक्शन। तो मुजफ्फरपुर से, मैंने आपको बोला था लोकल पुलिस में सिटी मोतीहारी, तो लास्ट में तो आपको मोतीहारी पहुंचना ही है, मोतीहारी में तो सारा इंसिडेंट हो ही रहा है, पर ये सिटी कौन है? यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग कि हम चंपारण जा रहे थे, तो चंपारण पहुंच गए थे आफ्टर मुजफ्फरपुर, और चंपारण में एक सेक्रेटरी आएंगे, सेक्रेटरी ऑफ लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जमींदार सिस्टम के सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करते हुए बोलते हैं कि प्लीज गिव मी द डॉक्यूमेंट्स, आई वांट टू चेक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मुझे बताइए ये क्या इनजस्टिस हो रहा है हमारे शेयर क्रॉपर्स के साथ, हमारे पीजेंट फार्मर्स के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है, प्लीज गिव मी द डॉक्यूमेंट्स, आई एम ऑन देयर बिहाफ एज अ लॉयर, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ लॉयर। पर उनको एक आउटसाइडर बोलकर ही एक्सपेल्स हिम फ्रॉम द ऑफिस। तो सेक्रेटरी ने भाव नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, चंपारण का, और याद रखना चंपारण के साथ साथ मैं बात कर रहा था मुजफ्फरपुर, ठीक है, और चंपारण के कैपिटल का नाम क्या है? मोतीहारी। तो याद रखना चंपारण, मुजफ्फरपुर और मोतीहारी, ये तीनों एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीजन ऑफ द बिहार एरिया में आते हैं। उस डिवीजन का नाम था तिरहुत। तिरहुत इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, तिरहुत इज अ डिवीजन जिसके अंदर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स एज इट इज आते हैं बिहार के अंदर। तो वो तिरहुत डिवीजन के, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द चंपारण तो बात सुनी नहीं, तो तिरहुत डिवीजन के हेड पर चले गए, कमिश्नर के पास, और उसको अपनी सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है चंपारण में, आपकी सेक्रेटरी मेरी हेल्प नहीं करी, काइंडली यू प्लीज हेल्प मी टू गेट रिजॉल्व द इशू। He also bullies Gandhi ji also as an outsider, and he feels that
in his own country he has left to be just an outsider, nothing else. तो क्या करें अब ऐसी कंट्री, अब तो इसको फाइट बैक करना ही पड़ेगा. तो वहां से भी इंसल्टेड होकर और सेक्रेटरी से भी इंसल्टेड होकर वो वापस आ जाते हैं कैपिटल ऑफ चंपारण में, और कैपिटल ऑफ चंपारण का नाम है मोतीहरी. नाउ दिस इज द जर्नी ऑफ राजकुमार शुक्ला ब्रिंगिंग महात्मा गांधी टू द फाइट ऑफ हिज विलेज. मोतीहरी में फाइनली आ जाते हैं, और मोतीहरी में एक नॉर्मल पीजेंट फार्मर के घर पर ही अपना अड्डा डालकर उसको हेडक्वार्टर्स बनाकर यूज करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ और द सेकंड पॉइंट ऑफ जर्नी एंड इश्यू ऑफ शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट. मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया व्हाइल डिस्कसिंग द टाइटल. तो दोनों आई थिंक क्विकली समझ में आ गए होंगे. मेन चीज याद रखना, शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट इज नॉट अबाउट 15% इंडिगो बंद करने का. नो, दे वर ऑलरेडी गोइंग विथ इट, वो तो उसको फोर्सफुली कंटिन्यू कर ही रहे थे. पर 15% अरेंजमेंट में इंडिगो जब सिंथेटिक बन गई थी वहां पे यूके में, सो दे शुड बी एटलीस्ट टेलिंग द पीजेंट फार्मर्स कि तुम अब मत बनाओ, तुम्हारा बिकेगा भी नहीं इंडिगो, जो 15% लैंड तुम यूज कर रहे हो. तो महीनों से 15% इंडिगो को उगा उगा कर इस आस में बैठे हैं कि उनको देंगे. अब उनको एक लालच दिया जाता है कि चलो तुम इस एग्रीमेंट से फ्री हो सकते हो अगर तुम एक मंथली की जगह एक अच्छा खासा ईयरली चार्ज उनसे ले लिया. फाइनली बेचारे इनोसेंट पीजेंट फार्मर्स ने वो उस पर साइन भी कर दी डॉक्यूमेंट पे, उनको चार्ज दे भी दिया कि फाइनली अब 15% इंडिगो नहीं देना पड़ेगा, सारा इंडिगो अब अपना ही बेचेंगे अपन. उस चार्ज को लेने के बाद उस कंपनसेशन वाले चार्ज को लेने, वो कंपनसेशन की तरह लिया गया था कि चलो 15% इंडिगो अब हम आपका नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से बेचते रहना, हमें तो आप बस इतना रुपया दे दो एक साथ. उस कंपनसेशन चार्ज को रिफंड करने की मांग तब उठी जब पीसेंट को पता लगा कि अरे यार ये तो सिंथेटिक इंडिगो बनवा के बैठे हैं, अब अपने इंडिगो की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. एंड दैट्स हाउ दे रिवॉल्ट, दे एक्चुअली प्रोटेस्टेड, दे फॉट बैक कि प्लीज रिफंड आवर कंपनसेशन बैक, which the landlords and the British officials totally denied. Now this is the issue जिसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी आए हैं. उस कंपनसेशन इशू पर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो रिफंड क्यों नहीं हुआ. इन बेचारों की तो पसीने की खून पसीने की कमाई, छोटे छोटे पैसों से भी इनको फर्क पड़ता है, क्यों नहीं मिला इनको वापस. दैट वाज द इशू. तो आई थिंक 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, इशू ऑफ शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट एंड जर्नी टू मोतीहरी. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बाय बापू. तो हुआ ये कि जब वो मोतीहरी पहुंच गए, इन लोकल पुलिस में सिटी मोतीहरी के हिसाब से वो लखनऊ से, कलकत्ता से पटना में राजेंद्र प्रसाद ना मिलने पर मुजफ्फरपुर, उनके 2 दिन घर पे रुकने पर मलकानी जी के कहां पहुंच गए, चंपारण में सेक्रेटरी से बात करके बात ना बनी तो तिरहुत में भी बात नहीं बनी कमिश्नर से, तो मोतीहरी पहुंच गए. इस जर्नी के बाद सिविल डिसोबीडियंस बाय बापू का फर्स्ट स्ट्राइक होता है. कैसे? मोतीहरी में वो जब रुके हुए होते हैं तो पास वाले गांव से एक न्यूज आती है दैट सम पीजेंट फार्मर इज बीइंग मैलट्रीटेड, और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कुछ गलत किया है. तो ही गोज ऑन टू हिज राइड एंड व्हेन ही वाज इन ऑन द वे ही वाज टोल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू स्टॉप एंड गेट बैक हिज वे टू द टाउन के वापस घर जाते वक्त जैसे वो घर पहुंचते हैं उनको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है कि अब आप क्विट चंपारण, आप चंपारण ही छोड़ दीजिए. नाउ दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस जो उनको मिलता है, ही स्ट्रिक्टली राइट्स ओवर देयर इन अ वेरी लीगल डिसोबीडियंस. प्लीज नोट द फैक्ट, उन्होंने लिखा आई डिसओबे द ऑर्डर. तो जो ऑर्डर मिला है इनको क्विट चंपारण के लिए, इसने उन्होंने लिख दिया आई डिसओबे द ऑर्डर, मैं ये ऑर्डर नहीं मानता, लिखित में लिख के दिया है. डू यू थिंक इट इज अ कॉन्शियस वायलेशन ऑफ द लॉ? उनके लिए तो लॉ चल रहा था, उनके लिए कॉन्शियस वायलेशन था. तो उन्होंने जानबूझकर उस केस को बनवाया ताकि वो उसके लिए फाइट बैक करें लीगली. ही वाज अ लॉयर, डोंट फॉरगेट. तो हुआ ये कि फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस यहीं से स्टार्ट होता है. यू ऑल मस्ट बी नोटिसिंग द फैक्ट कि 1930 टू 1934 एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, पर बहुत कम लोगों को पता है कि फर्स्ट सत्याग्रह के मूवमेंट में ही ये सिविल डिसोबीडियंस की फर्स्ट स्टार्क या स्पार्क आ चुकी थी. वो स्पार्क थी उनका फर्स्ट राइटिंग कि आई डिसोबे द ऑर्डर, और यहां से फिर उन्होंने 1930 में डांडी मार्च वाला जो मूवमेंट चला था, वहां से ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस अनाउंस कर दिया था. टेल मी वन थिंग, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ डिसोबीडियंस कैसा था बापू का. तो पास वाले डिस्ट्रिक्ट में जाते जाते उनको रोका गया, उन्होंने उस ऑर्डर पर जो क्विट चंपारण कह रहा है उस पर साइन करके लिख दिया आई डिसोबे द ऑर्डर. ऑब्वियसली पूरी रात वो सो नहीं पाए. क्यों नहीं सो पाए? क्योंकि नेक्स्ट डे उन पर केस चलने वाला था, ये उनको भी पता था. ही इज अ लॉयर, उनको पता है कल उनको अरेस्ट करने के लिए लोग आ जाएंगे. व्हाट हैपेंड वाज
दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ विक्ट्री ओवर फियर। मैंने ऐसा क्यों लिखा नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि मैनी पीपल, मैनी पीजेंट फार्मर्स जस्ट गॉट द न्यूज कि कोई महात्मा उनके लिए फाइट कर रहा है एंड ही इज इन ट्रबल विद द ऑफिशियल्स, उनको पुलिस पकड़ के ले जाने वाली है। तो पूरी की पूरी क्राउड कोर्ट के बाहर जमा हो जाती है। दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ अ क्राउड कि हमारे महात्मा को, हमारे बापू को तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, अदरवाइज वी विल ब्रेक इट ऑफ, राइट। नाउ दिस वाज बिगिनिंग ऑफ द विक्ट्री एज टोल्ड बाय महात्मा गांधी। हुआ क्या था, मुजफ्फरपुर में लोकल लॉयर्स बहुत सारे आए थे, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ नेशनल लीडर एंड अ लॉयर। तो बहुत सारे लोकल लॉयर्स मिलने के लिए आए थे। उन्होंने उन सबको डांटा कि तुम इतनी हाई फीस क्यों लेते हो इन फार्मर्स से केस लड़ने की, तभी तो बेचारे केस ही नहीं लड़ पाते। और दूसरा, जो केस लड़ पाते हैं उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स डरा धमका कर, उनको जैसे तैसे स्कोल्ड करके दबा देते हैं। तो ये लोग आधे तो बेचारे फियर से मरे हुए हैं, आधे तुम्हारी फीस से। तो तुम फीस लेना पहले तो बंद करो। और उन्होंने अगर मान भी लिया कि चलो फीस हम कम लेंगे, तो उन्होंने बोला अब कुछ हो भी नहीं सकता, बहुत आगे बढ़ गई है, फियर से इनको मुक्ति चाहिए। तो फियर से मुक्ति के लिए जिस दिन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ना कोर्ट के बाहर कि हमारे महात्मा को प्लीज छोड़ दो, हम वरना इस कोर्ट को तोड़ डालेंगे, इतनी बड़ी भीड़ वो दिखाती है कि आज उनका फियर से भी उनकी इस मुक्ति का शुरुआत हो चुका है। वैसे असली मुक्ति तब मिलेगी जब कंपनसेशन रिफंड होगा, पर अभी फियर फ्रॉम विक्ट्री ओवर फियर तो हो चुका है, एटलीस्ट बिगिनिंग तो हो गई। तब होता क्या है कोर्ट ट्रायल में, ध्यान से सुनना। ना गांधी जी को अरेस्ट करने से पहले वो पूरी रात क्योंकि सोए नहीं, तो उन्होंने 2-3 काम किए। एक, चंपारण पूरी रिपोर्ट भेज दी कि मैं ठीक हूं और आने वाले दिनों में अगर कुछ टर्बुलेंस होता है तो प्लीज मेक श्योर दैट आई एम ओके, राइट। चंपारण पे कुछ टेलीग्राफ किया है। सबसे बड़ा टेलीग्राफ किया है फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वाइसरॉय को भेज दिया है कि वाइसरॉय को क्या भेजा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पे कि कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है, शेयर क्रॉपर्स के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस, और मुझे भी क्विट चंपारण के लिए बोल दिया गया है इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग। नाउ एक और चीज करते हैं ये, राजेंद्र प्रसाद जो नहीं मिले थे उस दिन पटना में, उनको एक टेलीग्राफ कर देते हैं कि कम विथ योर इन्फ्लुएंसिव फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोगों के साथ आ जाओ, कल जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब लीगल टीम के साथ पहुंच जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सुनना ट्रायल में क्या हो रहा है। तो जज इज सेइंग कि यू हैव डिसोबेड द ऑर्डर, so we will be filing a charge against you, and he says consciously okay do it। लेकिन बाहर क्राउड की हालत देखते हुए ऑफिशियल्स एक बार के लिए तो इनको रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं प्लीज हैंडल द क्राउड, हमसे तो हो ही नहीं रही है हैंडल। तो इतनी बुरी हालत में ऑब्वियसली कोर्ट जजेस भी बोल देते हैं कि फाइन ट्रायल्स को डिले करते हैं, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज अगर इसको सजा सुना दी तो पूरी क्राउड हाहाकार मचा देगी। देयर विल बी रकस एंड रंपस ऑल अराउंड। नाउ फॉर दिस गांधी जी सेज ओके आई विल हैंडल द क्राउड, डोंट वरी, दीज आर माय पीपल, बट ट्रायल्स तो आज डिले नहीं होगी, जो लेना है आज डिसीजन दो। मैंने कॉन्शियसली इस डिसीजन को डिसोबे किया है। ही वॉज अ लीगल पर्सन, ही नोज द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द लीगल लूप होल्स। तो नेक्स्ट ट्रायल्स डिले नहीं हुई, रिसेस हो गया। इंटरवल होने के बाद वापस आए, बोले फाइन हम आपको बेल पर रिहा कर देते हैं। बोले नहीं, बेल पे भी क्यों, व्हाट्स माय क्राइम, आई हैव जस्ट कॉन्शियसली डन अ क्राइम। नो, इफ यू ट्रीट इट अ क्राइम डोंट गिव मी बेल, directly make the decision whatever is now today itself. You are not allowed, I don't feel that it is okay to delay or to give me bail. तो हुआ ये कि फाइनल डिसीजन ये आया, okay fine, till the next hearing it is dismissed, the case is dismissed till the fire hearing। फाइनल हियरिंग नहीं हुई है तब तक केस थोड़ी देर के लिए हम डिसमिस कर देते हैं। तो गांधी जी गेट्स फ्री, और बहुत महीनों तक कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। तो ही इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द कोर्ट एज वेल, एंड द लीगल टीम इज ऑल्सो देयर विथ हिम टू डिस्कस द फर्दर इश्यूज। नाउ लीगल टीम से बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद की पूरी टीम बैठी है वहां पे। गांधी जी को पता लग गया है कि नाउ सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने लैंड ओनर्स को सबको बोल दिया है कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। इधर दूसरी तरफ पीजेंट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनसेशन वाले एग्रीमेंट्स थे वो लेकर इन लॉयर्स के पास आ जाते हैं कि प्लीज हमें भी रिफंड करवा दो, हमारा भी बहुत बुरा हाल है। नाउ एक तरफ हमारा केस स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स या ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नाम के लैंडलॉर्ड्स बहुत पैनिक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर कम्स इनटू द प्ले, और लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्स गांधी जी, वो गांधी जी को समन करते हैं, मतलब बुलावा देते हैं, ऑफिशियली लीगल नोटिस देते हैं कि प्लीज कम टू मी, आई वांट टू मीट यू इन पर्सन, फेस टू फेस। तो गांधी जी इनको मना नहीं कर सकते, राइट, ही इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। तो इनसे बात, वाइसरॉय को रिपोर्ट भी भेजी थी तो मिलने तो जाना पड़ेगा।
पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पे जाते वक्त वो पहले ही पूछ लेते हैं इन सारी टीम से, लीगल टीम से, कि अगर मैं वहां से नहीं आ पाया तो तुम क्या करोगे? क्योंकि गांधी जी हम आपके पीछे आए थे, आप नहीं आओगे तो हम चले जाएंगे अपने घर पे। नो, उनको डांट पड़ती है, यू कांट डू दिस, आपको यहीं रुकना है, इन लोगों की हेल्प करनी है। एंड लुकिंग दिस दे फेल्ट गिल्टी कि अगर एक बाहर वाला, एक आउटसाइडर जो कि यहां से बिलोंग भी नहीं करता बिहार से, वो इन पेजेंट्स की हेल्प करने के लिए तैयार है अनकंडीशनली, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? एंड दैट्स हाउ ऑल दिस लीगल टीम गॉट रेडी कि ठीक है आप अरेस्ट होंगे तो हम भी आपके साथ जेल भरो मूवमेंट में अरेस्ट हो जाएंगे। दिस इज द इंसिडेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके बाद कमीशन बनती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कमीशन बनाते हैं 4 डेज की मीटिंग्स के बाद गांधी जी के साथ, वो एक कमीशन अपॉइंट करते हैं कि ये ऑफिशियल कमीशन मैटर में देखेगी और जो भी डिसीजन होगा वो इसका फाइनल होगा। अब कमीशन जब भी बनती है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, कुछ उसमें लीगल अथॉरिटीज होती हैं, कुछ कॉमन लोग होते हैं, इसलिए वो एक फेयर डिसीजन माना जाता है। तो गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पीजेंट्स। इस कमीशन में बापू वॉज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, द शेयर क्रॉपर्स, उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। बस बाकी सब लीगल अथॉरिटीज बैठी है, कुछ कॉमन लोग बैठे हैं, और उस सेटलमेंट में क्या होता है सुनना। उन्होंने सोचा था कि ये पावरफुल केस बन चुका है, इनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो चुका है क्राउड का, तो ये लोग 100% रिफंड मांगेंगे उन चार्जेस का। तो गांधी जी ने सिर्फ कितना मांगा? दे थॉट 100%, ठीक है, गांधी जी आस्क्ड फॉर 50%, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला चलो मामला सुलझते हुए दिख ही रहा है ऑब्वियसली, तो उन्होंने इससे ट्राई मारा कि 25% ही देंगे, हम लोग नेगोशिएट करना चाहते हैं किस पर? 25% पे। ये लैंड ओनर्स का से था, लैंड ओनर्स का। तो गांधी जी ने 25% पे क्या बोल दिया? हाथों हाथ यस, विदाउट सेकंड नेगोशिएशन, नो काउंटर ऑफर, डायरेक्टली 25% पे क्या बोल दिया? यस। नाउ दिस वाज द इशू कि 25% पे यस बोल क्यों दिया? सेटलमेंट इतने कम पे क्यों कर लिया गांधी जी? दैट्स द आंसर, प्लीज नोट दिस आंसर। ये क्वेश्चन आएगा आपके 100%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज ही सेटलिंग सो लेस? या फिर सेटलमेंट पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो भी तुमको मेंशन करना है 25% पे इतना इजीली हाँ क्यों बोल दिया? Because he was not going there for the full amount to be captured. Amount was not more important. It was, the more important thing was Britishers for the first time, or maybe these landlords of British colonial era, जिनके नाम पे वो चौड़ा सिग्ना करके इनसे लूटते थे पैसा, for the first time these oppressors, these Britishers were ready to compromise their money and with it कॉम्प्रोमाइज देयर प्रेस्टिज। आज वो पहली बार अपनी नाक कटाने के लिए तैयार थे इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, क्योंकि ये शुरुआत है, आगे और ज्यादा हम लोग तरक्की करेंगे, आगे और ज्यादा इनको झुकाएंगे। समझे बात? सोशल, एजुकेशनल, सैनिटेशनल अपलिफ्टमेंट होता है फिर इसके बाद। तो इशू रिजॉल्व हो चुका है, इंडिगो चैप्टर इज ओवर नाउ। लेकिन इस चैप्टर के सेटलमेंट में शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, कंपनसेशन का 25% भी मिल गया, पर विद देयर प्रेस्टिज, विद देयर मनी, दे हैव आल्सो शेयर्ड देयर रिस्पेक्ट, दे हैव कॉम्प्रोमाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स द बिगेस्ट इशू हमने यहाँ पे देखा। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हो? गांधी जी ने उस पूरे चंपारण डिस्ट्रिक्ट का सोशल लाइफ देखा, थोड़ा बैकवर्ड है, उसकी बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ही स्टार्टेड कॉलिंग वॉलंटियर्स फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम इन गुजरात। तो वॉलंटियर्स आए, उनकी खुद की वाइफ आई, उनका यंगेस्ट सन आया, और उन्होंने मिलकर क्या क्या किया? ध्यान से सुनना। सोशल अपलिफ्टमेंट में क्या किया उन्होंने? जितने भी डिजीजेस से वो पीड़ित थे, तो एक डॉक्टर भी आए थे, 2 टीचर भी आए थे और वॉलंटियर्स आए थे। तो उन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप क्विनीन लीजिए, है ना, आपको कुछ देसी दवाइयों का इलाज करना चाहिए ताकि काम थोड़ा सा आसानी से निकल जाए। तो प्लीज नोट डाउन वो दो 3 ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन दैट दे एक्चुअली गेव टू देयर हैबिटेंट्स। तो चंपारण वाले लोगों को कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट दिया था। कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट एज अ सोशल एंड मेडिकल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। टीचर्स आए थे 2, उन्होंने हर विलेज में, चंपारण में 6 विलेजेस है तो 6 प्राइमरी स्कूल्स खोल दी थी एज एन एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट। और सैनिटेशनल अपलिफ्टमेंट में कस्तूरबा गांधी केम इनटू द रोल। उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि विमेन के कपड़े बहुत गंदे हैं, प्लीज इनसे बात करिए कि प्रॉब्लम क्या है। विमेन टोल्ड कस्तूरबा इन पर्सन, उनको रूम में ले जाके बताते हैं कि हमारे पास एक ही कपड़े हैं, एक ही जोड़ी है पहनने के लिए, और दूसरा वहां पर शेल्फ भी नहीं है रखने के लिए, तो कहाँ रखें? छोटे छोटे से घर हैं। तो ऑन दैट नोट कस्तूरबा हेल्प देम, नोइंग दैट साबरमती आश्रम के हमारे कुछ रूल्स हैं, हम चरखा वर्खा भी चलाते हैं, तुम खुद का कपड़ा बना सकते हो, प्लस कुछ सैनिटेशन रूल्स हैं, अपनी सफाई कैसे खुद से कर सकते हो। तो कस्तूरबा गांधी हेल्प्ड इन सैनिटेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ दोस विलेजर्स।
सो दिस इज हाउ गांधी जी ने नॉट ओनली शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट को सुलझाया, प्लस उनकी लाइफ स्किल्स को भी सुधारा, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स को भी सुधारा. द टिपिकल गांधीयन पैटर्न एंड द यू टर्न इन हिज पॉलिसीज पे क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट वाज दैट टिपिकल गांधीयन पैटर्न व्हिच वाज मेंशन्ड इन इंडिगो. तो गांधी जी की बहुत अच्छी सी आदत थी कि वो छोटी छोटी सी डेली लाइफ प्रॉब्लम को ही सुलझाते सुलझाते बहुत बड़े मूवमेंट्स में उनको क्रिएट कर देते थे. तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट एंड लेटर ऑन इट बिकेम अ ह्यूज हिट फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. राइट, यू टर्न क्या था उनकी पॉलिटिक्स में कि आज उनको रियलाइज हो गया था कि इन हिज कंट्री ही कैन बी एन आउटसाइडर नो मोर, नोबडी एल्स कैन प्रिडिक्ट, कैन torture or order him in his own country. That was the fundamental thing that he realized. That's why it was a U-turn कि no outsider can order me in my own country. And typical Gandhian pattern is daily life problems से बड़े-बड़े resolutions, right? Lessons on self-reliance. तो लास्ट आपको याद रखना है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. कस्तूरबा गांधी ऑलरेडी केम इनटू प्ले. ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज इनसे पहले इसलिए आ गए थे स्टोरी में, इसलिए मैंने पहले लिखा है क्योंकि जब ये इंसिडेंट्स चल रहे थे, चंपारण मूवमेंट अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है, शेयर क्रॉपिंग इंसिडेंट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम से एक पैसिफिस्ट है. इज एन अमेरिकन पैसिफिस्ट. ठीक है, ब्रिटिश पैसिफिस्ट, आई थिंक ब्रिटिश पैसिफिस्ट. तो ब्रिटिशर्स के साइड थे, लेकिन ये अनुयायी थे, डिसाइपल थे किसके? गांधी के. इनसे गांधी से बड़े इंप्रेस थे, तो उन्हीं के आश्रम में उनके एक डिसाइपल थे, वो मिलने आए थे. तो राजेंद्र प्रसाद की पूरी टीम ने बोला कि यार इनको अपनी साइड ले लो और शायद इनसे बात जल्दी बन जाएगी, ये हमारा हेल्प कर सकते हैं इन रिजॉल्विंग द इशू. ऑन दैट गांधी जी सेड नो, इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ रिलायंस. यू शुड बी फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, नॉट विथ एनी अदर टूल, with your own tool, right? So with your own might, if you're fighting for yourself, this will the proper independence and self-reliance that you should be having instead of hiring him for the work. तो इनको बहुत सॉरी, उन्होंने आगे बढ़ के हेल्प भी करने के लिए ऑफर किया था, बट गांधी जी ने बहुत आराम से बोला सॉरी, वी कांट बी डूइंग इट दिस टाइम, एंड दैट्स हाउ ही लीव्स फॉर अनदर प्लेस वेयर ही वांटेड टू गो. फिजी शायद चले गए थे, राइट? दिस इज ऑल अबाउट लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस कि नहीं, कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए. हम लोग इंटरनली इतने वीक हो जाएंगे उनकी एक्सटर्नल हेल्प से कि खुद पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हमने किया है. सेल्फ रिलायंस इज वी वांट दिस फ्रीडम बट नॉट ऑन एनी अदर कॉस्ट, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट आवरसेल्व्स. दैट्स द एंड ऑफ इंडिगो चैप्टर. आई होप ये समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे. स्टिल आई विल डिस्प्ले द शॉर्ट नोट्स ऑफ इट डाउन इन द लिंक बिलो. गो फॉर इट, crack the paper, target 80 on 80. Signing off, Himanshu Pariyar. Thank you.